Fine. So, how are you all? It has been a long time since we all have connected, since you all have heard me or we have interacted like it was last 27th of March, I guess. Fine. So, please join so that we can start our session. The main motive of our session today would be a roadmap to the prelims of 2026. We would be focusing mainly 2026 में जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि अभी से ही आपको एक साल आगे वाला कैसे प्लान करना है, हाउ यू शुड प्लान योर प्रीलिम्स मीन्स, कैसे आप अपनी चीज़ों को साथ में इंटीग्रेट करना है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आप जो अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो आप, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो अभी सभी लोग जो हैं या तो ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी, और ऐसे भी कोई साथी हमारे होंगे जो कि जॉब में होंगे, जो कि चाहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं अपने जॉब के साथ। फाइन। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? रोड मैप का मतलब है कि अब जो आपकी जर्नी है वो आपको प्लान कैसे करनी है, कुछ तरीके से स्ट्रेटेजी बना के एक ब्लूप्रिंट तैयार करके ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है। एल्स चीज़ें जो हैं काफ़ी स्कैटर्ड लगती है, क्योंकि पता सबको है कि भाई यूपीएससी करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, लेकिन उस तैयारी को किस तरीके से रास्ता दिखाया जाए, एक गाइडेंस दी जाए, क्योंकि सही तरीके से सही ऑर्डर में अरेंजमेंट में जब आप चीज़ें करते हैं तो वो टारगेटेड तरीके से पूरी होती हैं एंड यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट्स, स्मॉल गोल्स डे बाय डे, एंड ओवरऑल जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। ठीक है, तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज की, इट इज नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी, एनीथिंग इन योर लाइफ, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कोई बता सकता है कि किसी भी चीज को शुरुआत करने के पहले क्या जरूरी है? इंटरनल मोटिवेशन। प्लानिंग से पहले भी माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन आपके पास होगा आई बिलीव, तो उसको जरूर यूटिलाइज कीजिए। तो रोड मैप का मतलब है हम एक एक स्टेशन करके, जैसे मेट्रो बढ़ती है एक स्टेशन से आगे तो अपने गंतव्य तक पहुंचती है, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, तो ऐसे ही अपने जो सबसे पहले 0 नंबर का स्टेशन है कि आप घर से बाहर निकलोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो चीजों को करोगे कैसे? इसलिए माइंडसेट जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। माइंडसेट क्या कहता है कि एक साल नो डिस्ट्रैक्शन जस्ट डेडिकेशन, एक साल खुद को दे दीजिए, क्योंकि एक साल बाद आप इस पोजीशन में ना हो कि आप कह रहे होंगे कि भाई उस फलाने टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, उस फलानी कोचिंग ने हमारे साथ ऐसा कर दिया इसलिए नहीं कर पाए। अरे भाई आप बच्चे थोड़ी हो, यू नो एवरीथिंग। आप जब इस यूपीएससी की फील्ड में उतरे हो तो आपको पता है कि क्या करना है। स्पून फीडिंग पे आपको डिपेंड नहीं करना है। आपको जब चीजें पता लग गई हैं तो आपको माइंडसेट क्रिएट करना है दैट यस आई हैव टू डू दिस, मुझे ऐसा करना है। तो एक साल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपको कंसिस्टेंटली, इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना है। डेली ये नहीं है कि 16 घंटे का प्लान बनाना है, 18 घंटे का प्लान बनाना है, फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सब दिन एक जैसे नहीं होते। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पे आप 8 घंटे पढ़ पा रहे होंगे, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहां पे आप 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जो 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे 3 घंटे जितने भी मिल रहे हैं वो आप डेली पढ़ रहे हो। तो ऐसा प्लान कराएं, ऐसा प्लान बनाएं जो कि आप डेली कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, स्मॉल विंस डेली। डेली का आप एक टारगेट बनाइए या वीक का एक टारगेट बनाइए कि इस वीक में मेरे को ज्योग्राफी की 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसमें 1-2 दिन ऊपर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अपने आप को इतना बाउंडेशन में भी मत रखिए टारगेट्स के कि अगर आप टारगेट पूरा ना कर पाए आप एंजाइटी में आ जाए। एक तो आप पहले ही प्रेशर में थे कि टारगेट पूरा करना है, फिर टारगेट नहीं पूरा होने का और एंजाइटी, और ये विशियस लूप जो है ये चलता रहता है एंड यू आर नॉट एबल टू कोप विद दीज थिंग्स। तो सबसे पहले माइंडसेट है जो 0 स्टेशन है कि आपको एक साल बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मिशन मोड में तैयारी करनी है कि ये करना है, ये तोड़ना है, ये फोड़ना है, उस रूप से आपको तैयारी करनी है। इसमें चाहे किसी रिश्तेदार की शादी हो जाए, कोई रिश्तेदार आपको गाली दे रहा हो, कि मम्मी कुछ कह रही हो, पापा कुछ कह रहे हो, डजेंट मैटर। आपका फोकस एक जगह होना चाहिए कि मुझे सिलेबस पूरा करना है, 2026 का अटेम्प्ट देना है, तो मुझे इस
मंथ तक ये करना है, उस मंथ तक ऐसे प्लान करना है, मेरा जीएस का सिलेबस अभी खत्म होगा, ऑप्शनल मेरे को यहाँ तक प्लान करना है, आंसर राइटिंग मेरे को कैसे करनी है, किसके अंडर में आंसर राइटिंग करने वाला हूँ, कहाँ मेरे को बेटर गाइडेंस मिली है। तो ये सारी प्लान जो है, माइंडसेट जो है, तैयारी करने से पहले आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, जब माइंडसेट बना लिया तो अगला स्टेशन है फाउंडेशन फेज। जो अगला स्टेशन हमारा आता है, अगला फर्स्ट फेज आता है फाउंडेशन फेज का। इसमें क्या करना होता है? तो इसमें हमें क्या करना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। ये जो अपने 5-6 सब्जेक्ट हैं, ये अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है दैट यू आर थोरो विद एनसीईआरटीज ऑफ एटलीस्ट 11th एंड 12th। 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो अपनी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी में आपको जो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी है किताब है, उसमें कैलकुलेशंस छोड़कर जो उसका स्टैटिक पार्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, तो उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, कि बेस क्या है किसी भी चीज को पढ़ने का, क्यों हम वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो बता देता है। और हमारे एनसीईआरटी से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एज इट इज प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारा फाउंडेशन फेज है, ये आप नोट करिए, ये आपका मई से सितंबर 2025 तक चलना चाहिए। मतलब कि मई 2025 से सितंबर 2025 तक आपका जो फाउंडेशन है, मतलब कि जीएस के सिलेबस को समझना, जीएस के सिलेबस के हर पॉइंटर्स पे आपको रीडिंग होना। जो भी हमारे यूपीएससी के नोटिफिकेशन में सिलेबस है जीएस का, वहां पे आपको चाहे जीएस 1, 2, 3, 4 हो, और जीएस 1 के अंदर क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, 2 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है, 4 के अंदर क्या है, ये ऑलरेडी बिफोर हैंड पता होना चाहिए। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी जंग में जा रहे हैं, तो जंग की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा एनिमी कौन है, हमारे एनिमी की ताकत क्या है। और हमारा एनिमी, जो एक मेटाफोरिकली मैं यूज कर रहा हूं, यूपीएससी जो है उसने हमें दो ही चीज अपने बारे में बताई है, एक तो सिलेबस और एक पीवाईक्यू। इन दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है तैयारी करने के लिए। मैंने बहुत देखा है, जब मैं क्लास में आता था तब से आपसे पूछता था कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और हार्डली उसमें से आप लोग में से कुछ लोग ही कॉन्फिडेंटली बता पाते थे। तो मतलब आप लोगों को 6-7 महीने तैयारी में हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। सच कड़वा होता है, जो ट्रुथ है वो बिटर होता है, लेकिन वो जरूरी होता है आप लोगों के लिए समझना। तो ये जो मंथ है, मई से लेकर सितंबर तक, इसमें सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इनकी बेसिक से लेकर साथ ही साथ इनकी जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, चाहे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो कोई तमिलनाडु की बुक फॉलो करता है, तमिलनाडु की एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हैं। बुक लिस्ट जो रैंक 1 लाता है उसने भी वही किताबें पढ़ी हैं, जो नहीं ला पाता है उसने भी वही किताबें पढ़ी है, और ऐसी भी हैं जिन्होंने कभी किताबों को छुआ नहीं है। तो सबके पास किताबें सेम है। मैटर है कि आप कितनी कम समय में, कितने अच्छे तरीके से, कम रिसोर्सेज को ज्यादा बार रिवाइज कर पा रहे, ये है जो मैटर करता है। तो एनसीईआरटी के बाद आप जाएंगे स्टैंडर्ड किताबों पर। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बाइबल कही जाती है, तो आपको लक्ष्मीकांत इस तरीके से पढ़नी है कि आप 10 से 12 बार उसको रिवाइज कर पाओ अपने एक साल में। ये कब होगा? ये जब होगा जब आप कवर टू कवर पढ़ने की जगह उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें पूछा जा रहा है। जब आप पीवाईक्यू खोल के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दैट देयर आर सम पोर्शन in the paper which are being asked again and again, just like the part 3 fundamental rights, part 4 dpsp, 4a dpsp के बाद fundamental duties, then we have parliament मतलब कि center, union, then we have states। emergency से पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है आपके लोकल सेल्फ गवर्नेंस से। तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, तो आपको ये चीजें एक तरीके से कंठस्थ करनी है, लिख लिख कर देख लेनी है, जो कि कभी गलत नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक पोर्शन गलत करने का मतलब है कि आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। करंट वाले क्वेश्चन जो हैं, जो एक आधे क्वेश्चन होते हैं, ये कंपटीशन डिसाइड नहीं करते, बिकॉज आप 10 में से एक या दो इंसान होगा जो उसको क्वेश्चन को करने की हिम्मत करेगा, उसको सही या गलत करेगा। लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन को 10 में से 8 लोग सही करेंगे, और अगर आप उन 2 लोगों में से हो जो स्टैटिक पोर्शन गलत कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन से बाहर हो। तो बेसिक सबसे पहले,
कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे 2023 का हो, 24 का हो, 22 का हो, कोई भी पेपर उठा लीजिए, 30 सवाल आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही बेसिक नेचर के, और इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। या आप जब पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर कि पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन, इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन, साइंस के, ज्योग्राफी एनवायरमेंट के 2024 में भी हमने देखे वर्बेटिम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से उठाकर उन्होंने पेपर में डाले हुए थे। तो क्या हम उसको बहुत मुश्किल कह सकते हैं? नहीं। इसलिए फोकस ऑन एनसीईआरटीज और साथ ही साथ फोकस ऑन योर स्टैंडर्ड बुक्स। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने ऑप्शनल चूज किया है, सितंबर और अक्टूबर तक आपका ऑप्शनल एक बार प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगले 5 से 6 महीने में आपकी ऑप्शनल की तैयारी होनी चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर। तो अगर अभी तक आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है और आप 2026 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो माय फ्रेंड्स, यू हैव टू फोकस ऑन ऑप्शनल फर्स्ट। क्या कर लोगे प्रीलिम्स क्लियर करके जब मेंस की तैयारी नहीं होगी? बहुत दुख होता है जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और मेंस नहीं होता है, जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट आप पूरे साल केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है मेंस की तैयारी के बिना प्रीलिम्स की तैयारी करना। कर भी लोगे क्रैक, उन 3 महीनों में, 2.5 महीनों में केवल सिलेबस एक बार देखा जाता है। ये आपकी किस्मत है फिर कि आपका आंसर चमक गया तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन फिर इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू जो स्टेज है वो अपने हाथ में नहीं है। देखा जाए तो आप जैसे हो, वो सब्जेक्टिविटी है कि सामने वाला आपको कैसे परसीव कर रहा है, लेकिन मेंस जो है वो पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो मेंस के ऊपर वर्क करना है, प्रीलिम्स के नंबर भी नहीं जुड़ने हैं। तो मेंस है ये तैयारी, यूपीएससी की तैयारी मेंस में छुपी हुई है। जिसका कंट्रोल मेंस के ऊपर है वही रैंक होल्डर है। देखते हैं आप कि जिसके मेंस में अच्छे नंबर हैं 850, 845, वो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इंटरव्यू में उनकी किस्मत है, उनका परसेप्शन है, किस तरीके से उनका दिन था, क्या वो प्रेजेंट कर पाए, क्या उनकी पर्सनैलिटी में कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं या फिर बहुत कमियां हैं, वो बोर्ड डिसाइड करेगा। हम बात कर रहे हैं अभी अप्रैल से या फिर मई से सितंबर 2025 की। जो भी ऑप्शनल आपने डिसाइड किया है उसको सही तरीके से सेल्फ करना है, सेल्फ कर लो। किसी गाइडेंस में करना है, गाइडेंस में कर लो, लेकिन अगले 5 महीने में उसकी तैयारी कर लो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो और साथ ही साथ पीवाईक्यूज देख लो कि पूछा क्या जा रहा है। सबसे बड़ी गलती हम तैयारी में ये करते हैं कि हम जो नोट्स दिए जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, केवल उस पर फोकस करते हैं। ये उठा के देखते ही नहीं है कि असल में सवाल पूछे क्या जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो मेरा पढ़ाने का तरीका, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता था उस इंस्टीट्यूट में, तो मेरा फोकस ये रहता था कि पीवाईक्यूज को अटैच करके आपको पढ़ाया जाए, चाहे वो करंट अफेयर्स की क्लासेस हों, चाहे वो क्लासेस हिस्ट्री की हों, या फिर किसी भी चीज की हो। क्योंकि वो जरूरी है बहुत कि भाई किस लिए पढ़ रहे हैं। साल साल निकल जाता था, अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, टीचर्स की ये एक तरीके से मोडस ऑपरेंडी है कि सिलेबस खत्म करवाना है। सिलेबस खत्म करवा के मिलेगा क्या जब तक यही नहीं पता चलेगा कि भाई हमें पेपर में सॉल्व क्या करना है। तो ये मेथोडोलॉजी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं आपका साथ दूंगा, मैं बता रहा हूं आपको कि कैसी चीजें करनी है, और फिर आप उसको पेपर पे उतार सकते हैं। तो हमने बात करी नॉर्मल हमारे जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, साथ ही साथ अपने ऑप्शनल को आपको कंप्लीट करना है, और अभी से ही शुरुआत करनी है आपको एक आंसर डेली लिखने की। एक आंसर डेली, नहीं तो 2 दिन में एक आंसर। और उस आंसर को ऐसे नहीं लिखना है कि भाई मुझे 7 मिनट में आंसर लिखना है। आप आधा घंटा ले लीजिए, 1 घंटा ले लीजिए। जब तक आप नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो असली गेम कैसे खेलेंगे? सचिन क्या बचपन से ही चौके छक्के मारता था? उसको भी टाइम लगा होगा अपनी टेक्निक को सही करने के लिए। तो आप लोगों को भी टाइम लगाना है अपने आंसर को अच्छा करने के लिए। ऐसा आंसर लिखो कि सामने वाले को तकलीफ हो, चैलेंज हो आपके में कमी निकालने के लिए। वेल रिसर्च, गूगल करो, किताबें देखो, कुछ भी करो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर समझो और लिखो। कि कई बार हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती है, बट जब पेपर पे उतारने की बात आती है हम सब ब्लैंक हो जाते हैं। अभी भी मैं कलाम आईएएस में ऐसे करवा रहा हूं, तो बच्चों के साथ क्या दिक्कत आती है? बच्चों के साथ यही दिक्कत आती है कि भाई हमारे माइंड में थॉट तो हैं, बट सर पेपर पे कैसे उतारें उसको? पेपर पे नहीं उतारा जाता हमसे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखो, आर्टिकुलेट करो। दिमाग में होना और उसको असली में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बहुत फर्क है। तो एक आंसर हर 2 दिन में कुछ ना कुछ, जो भी आपका सिलेबस चल रहा है, जहां पे भी आप कोचिंग ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस चल रहा होगा। मान लीजिए ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया चल रहा है, तो एंशियंट इंडिया के कुछ क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू बुकलेट से।
एंशियंट हिस्ट्री से मेरे इस सब्जेक्ट में से, इस पार्ट में से ये क्वेश्चन आया है कि भाई मगध एम्पायर जो है वो क्यों अच्छा था, वाई गुप्ता एम्पायर वॉज नोन एज गोल्डन एज। उसमें आप ये समझिए कि डिस्कस का मतलब क्या है, क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है, इन कीवर्ड्स के ऊपर बात कीजिए। जब मैं आपसे पूछूं कि एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको उसको समझाना है, उसका विवरण करना है। पर मैं आपसे पूछूं कि एग्जामिन करो, एग्जामिन करने का मतलब है कि आप उसको दोनों उसके पहलू बता रहे हो, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, इसका प्रॉज ये है, इसका कौन सी है, तो वो आपको समझाना है। तो ये वर्ड समझो, टर्मिनोलॉजी समझो कि यूपीएससी हमसे पूछना क्या जा रहा है। तो मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ करनी है। नोट्स इस प्रकार से समझने हैं, किताबों को इस प्रकार से समझना है कि प्रीलिम्स के फैक्ट उसके अंदर ही हों और मेंस भी उससे निकल कर आए। ये कैसे होगा? जब आप एक बार रीडिंग कर चुके होंगे इस फेज में, फाउंडेशन फेज में, सितंबर 2025 तक जो अगला फेज आएगा जिसकी हम अभी बात करेंगे, वो होगा अपना दूसरा कौन सा फेज? कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज की बात करने से पहले यह ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर को कभी भी नहीं छोड़ना है। किसी भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन पे इतना डिपेंड नहीं होना है कि वही मुझे खिला दे, वही मेरे को अंदर भी निगलवा दे, सब कुछ वो कर दे। Newspaper reading is a must habit because newspaper gives you three things. क्या? एक तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप आरसी सी सेट में सॉल्व करेंगे तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छी होगी? कम समय में इतने ज्यादा बड़े पैराग्राफ को समझना, इट इज अ टास्क इन इटसेल्फ व्हेन ऑलरेडी द क्लॉक इज टिकिंग बिहाइंड यू। बहुत मुश्किल होता है। ये तभी आप डेवलप कर पाएंगे जब आप लगातार एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे, व्हेन यू आर एबल टू गेज कि हमारा ऑथर जो है, राइटर जो है, एडिटर जो है, ये कहना चाहता है हमसे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आरसी के लिए, फिर ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। जब आप क्लासेस में थे, मतलब कि ग्रेजुएशन में थे या फिर आप स्कूल में होंगे, तो आपका किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका एक बायस्ड व्यू रहता था। क्या रिजर्वेशन होना चाहिए? क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए? तो आप उस समय सोचते थे कि जब जिस जाति से आप बिलोंग करते हो या फिर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आप उसके बारे में बात करते थे। ठीक है। लेकिन अब जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गए हो, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यू कैनॉट हैव अ बायस्ड व्यू, अ नैरो डायमेंशनल व्यू जो कि सामने वाले को समझ में आएगा दैट यू आर नॉट अ ब्यूरोक्रेट बट जस्ट अ कॉमन पर्सन। तो ये न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है कि चूंकि जब आप ब्यूरोक्रेट्स की, जितने बड़े बड़े एडिटर्स हैं, कोई इंटरनेशनल रिलेशन में काम कर रहा है, सी राजा मोहन या फिर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं, वो जब बात करते हैं तो यू कैन एनालाइज अ टॉपिक, अ न्यूज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल एंगल्स। और जब आप मल्टीपल एंगल से किसी बात को समझते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मैच्योर होता है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और थर्डली, ये आपको ट्रैक पे रखता है कि आपके आसपास क्या इवेंट्स हो रहे हैं, आपको अवेयर करता है। when you go somewhere, you sit between a group of friends। यूपीएससी की तैयारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है। यू गो विद कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, यू कैन टॉक अबाउट इकोनॉमी। यू गो विद एआई, क्या आपका कोई दोस्त बैठे हो जो गूगल में काम कर रहे हो, तो यू कैन टॉक अबाउट एआई। यू गो अबाउट समथिंग जो पॉल साइंस के आपके बैकग्राउंड के लोग हैं, यू कैन टॉक अबाउट द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। इट मेक्स यू अवेयर, एंड व्हेन यू आर अवेयर माय फ्रेंड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एनलाइटेंड। ये जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, एक आर्टिकल डेली का पकड़ लो, उसको पढ़ो, जितना भी आप कर पा रहे हो। ठीक है, फाउंडेशन फेज समझ में आया। अगला फेज जो हमारा आता है, लिखिए उसको, कौन सा फेज है हमारा? कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं उसको इकट्ठी करने का समय आ गया। इकट्ठा कैसे करोगे? ये जो हमारा फेज है, ये अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक का होगा। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 का ये फेज होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्सेलेंस बना रहा है उसका पहला लेयर डाला जाएगा। लड़ाई से पहले की लड़ाई जो है वो यहां लड़ी जाएगी, जब इतना सारा आपने ब्रह्मांड अपने सामने पड़ा है, उसको सही तरीके से कम शब्दों में कैसे लिखा जाए। यहां पे आपके बनेंगे वन पेजर नोट्स, वन पेजर नोट ऑन एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस। सिलेबस जब आप देखते हो, GS1 का सिलेबस देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हर एक कीवर्ड लिखा है। उस एक कीवर्ड पे आपका एक पेज का नोट होना चाहिए। क्या? मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। तो कौन मॉडरेट्स थे, कौन एक्सट्रीमिस्ट थे, क्या उनकी
टेंडेंसी थी, क्या उनके प्रोसीजर्स थे, क्यों आपस में उनकी लड़ाई थी, क्या उनके अचीवमेंट्स थे, क्या उनके चैलेंजेस थे, और आखिर में उनका क्या योगदान था, आज उनका क्या रेलेवेंस है। एक A4 साइज शीट आगे और पीछे, इसमें आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गई और कंक्लूजन हो गया। और उठा के देख लो, GS1 का पेपर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया। और यही है आपका एक मंत्र जो आप वहां पर 7 मिनट में 8 मिनट में एक आंसर लिख पाओगे। नोबडी इज परफेक्ट। मैंने भी अपना एक पहला आंसर लिखा था 2018-19 में। आप लोगों ने भी अपना पहला आंसर लिखा होगा कभी। उससे आज तक जमीन आसमान का फर्क है। और आप भी देखोगे प्रैक्टिस करते ही आदमी जो है अच्छा कर पाता है। तो आप एक पेज नोट बनाओ हर अपने सिलेबस के पॉइंटर से। तो आपके GS1 के नोट जो हैं वो 100 पेजेस में सीमित रह जाएंगे। और उसके अंदर जो आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, जो आप चीजें लिख रहे हो, वो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। उनमें से एक आप और शॉर्ट बना सकते हो कि 20 पेज में आप पूरी हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हो, जो कि आपके स्ट्रेट फैक्ट्स हैं, क्रोनोलॉजी है, जो PYQ से ओरिएंटेड है। ऐसे ही GS2 का 3, 4 एंड ऑल्सो फॉर एसे। ऐसे के कुछ ऐसे कुछ खास नोट्स नहीं होते। ऐसे बहुत आर्टिकुलेशन का गेम है। इट इज जस्ट अबाउट हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट योर आइडियाज इन अ लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको GS का रिवीजन करना है, जितना भी आपने NCERT से और आगे जितनी भी चीज करी है उसको आपको कंसोलिडेट करना है। ठीक है। और अपने आंसर्स को जहां आपने पहले लिख रहे थे उसको अब आपको एनरिच करना है। एनरिच कैसे होगा? इवैल्यूएशन करवा के। कोई भी आपका गाइड है, कोई आपका बड़ा भाई है, कोई आपका दोस्त है, कोई मेंटोर है, या कोई भी आप XYZ इंस्टीट्यूट में है, गो टू देम। आप अपने आंसर्स को लिखिए और ऐसे इवैल्यूएशन बिलीव कीजिए जो आपका क्रिटिकल हो। उसमें मत जाइए जो आपको बता रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छा लिख दिया, गुड, वैलिड पॉइंट, वैलिड आर्गुमेंट, गुड। ये कोई इवैल्यूएशन नहीं होता। ये तो हम अपने आप भी देख लेंगे, क्योंकि अपने आप को सबके आंसर अच्छे लगते हैं। उस मेंटोर में बिलीव कीजिए जो आपको लगातार अच्छा करने में विश्वास रखता है। और मेरे जो मेंटोर थे अथर तिवारी, जो अभी IFS हैं, कुछ दिन पहले आपने सेशन भी देखा था उनका। मैं जितना भी बढ़िया आंसर उनके पास लिख के ले जाता, हर बार उन्होंने कमी निकाली मेरे आंसर। मैं जितना भी कोशिश कर लेता, मैं चाहे आधे घंटे लगा लेता उस आंसर पे, 1 घंटा लगा लेता, he had a point always and his point was always valid। जो मुझे उनके बताने के बाद वैलिड लगता था, दैट यस ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों के पास रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस करे, आपको बढ़ावा दे अच्छा करने का। ऐसे नहीं जो आपको लेट डाउन कर दे कि अरे UPSC में तो 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं, किसी का नहीं होता, पैसे चलते हैं, ये होता है वो होता है, क्या करोगे तैयारी करके। ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर आप उनकी बात मान रहे हैं तो ये आपकी हार है, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। आंसर राइटिंग करनी है इस फेज में, आपको वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन कैसे होगी? कोई नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, कोई मोदी जी ने कुछ बात कही है, तो उसको अपने आंसर में डालो। आपको एसेंस समझ में आता है कि गवर्नेंस की बात कही है, तो गवर्नेंस में ये हमने नोट्स बनाए, उसमें ये मैं डाल देता हूँ कि मिशन कर्मयोगी फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड गवर्नेंस। और ऐसे तमाम जो है, ऐसे जो जार्गन्स होते हैं, ये न्यूज़पेपर में रोज आते हैं। अगर हमें अपनी गवर्नेंस सिस्टम को और बेटर करना है तो हमें स्वराज और सुराज को एक साथ करके चलना होगा। स्वराज क्या है? सेल्फ रूल। सुराज क्या है? गुड गवर्नेंस। तो इनको हमें इनकलकेट करके चलना होगा। तो ऐसे जो है जार्गन्स आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो जो एग्जामिनर जो है दे वुड बी फाइंडिंग जो आपके अंदर क्वालिटीज है आर्टिकुलेशन की, वो आप दिखा पाओगे उनको। और यहाँ पे आपको जितनी भी मंथली मैगजीन्स हैं, मतलब कि जनवरी 2025 से लेकर जब भी आपकी मंथली कंपाइलेशन आती है, उसे 4 से 5 दिन में खत्म कीजिए एक बार। और कुछ भी फॉलो कर रहे हो, आप कलाम फॉलो कर रहे हो, आप विजन फॉलो कर रहे हो, आप फोरम कर रहे हो, वाजीराम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टिक टू वन सोर्स अभी इस पीरियड में, एक सोर्स पे। क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है कि हम 10 चीज पढ़ लेते हैं लेकिन एक चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं होता हमें। तो ये नहीं करना है। मंथली मैगजीन्स करो, कंपाइलेशन बाद में आएगी, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन मंथली मैगजीन्स का एक फोकस है, न्यूज़पेपर का अपना अलग फोकस है। मंथली मैगजीन क्यों है? क्योंकि भाई हमारी एक लिमिटेशन है। हम पूरे दिन में हमारे पास 1 घंटा ही है न्यूज़पेपर के लिए। हम उसमें PIB नहीं देख सकते, हम उसमें 2-3 न्यूज़पेपर नहीं देख सकते। तो वो काम हमारे लिए कोई कर रहा है और फ्री में कर रहा है, तो रिलाय ऑन दैट। वो हमें दे रहा है तो उस पर काम करो, उसको रिवाइज करो, उसको 10 बार रिवाइज करो। तो मंथली मैगजीन्स को आपको पढ़ना स्टार्ट करना है अब से।
करंट पे फोकस करना स्टार्ट करना है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप स्टैटिक भूल जाओ। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है इस मार्केट में, क्योंकि इतना ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट है। क्योंकि देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल कैसे रहे, आपने उनकी जो मेंटेलिटी है क्या कभी पकड़ने की सोची? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मेंस पे फोकस करते हुए कभी नहीं दिखेगा आपको। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रीलिम्स के टाइम पे दिखेंगे। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं सब प्रीलिम्स के टाइम पे एक्टिव होंगे। ये कंपाइलेशन ले लो, 3 पेज में स्पेक्ट्रम की रिवीजन ले लो, विजन आईएएस के टेस्ट की समरी ले लो 8-10 पेज में, क्योंकि उनकी दुकान ऐसे ही चलेगी। आपको लगेगा कि मैंने ये तो कर लिया, ये रहेगा मेरा, आप उसको भी करने भागेंगे। और जब ज्यादा चीज करने भागते हो तो कुछ नहीं मिलता। देखते हो ना कि आपके हाथ में एक सामान है, तो एक सामान को पकड़ोगे तो उसको आगे तक ले जा पाओगे, लेकिन 3-4 सामान हाथ में पकड़ोगे तो एक भी नहीं रहेगा। ये आपको अपने अंदर बदलाव लेके आना। ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद आता है फरवरी से मई का फेज, फरवरी 2026 से मई 2026 का फेज। उसमें आपको ध्यान रखना है कि अब ये प्रीलिम्स वॉर मोड है, प्रीलिम्स वॉर जोन है, जहां पे आपको हर बार हर तरीके से रिवाइज करना है जितना भी अब तक किया। पहले रीडिंग करी, कंसोलिडेट किया, अब समय रिवीजन का, मल्टीपल रिविजन्स। प्लान करो कि 1 महीने में मेरे को सभी सब्जेक्ट अपने रिवाइज करने हैं, 1 वीक फॉर 1 सब्जेक्ट। 1 वीक बहुत होता है अब इस समय, जब आपके पास 100 पेज के नोट्स बचे हैं रिवाइज करने के लिए। फिर आप टेस्ट दोगे, टेस्ट का एनालिसिस करना है, हर आपको 4 से 5 दिन में टेस्ट देना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जैसे मैं करंट अफेयर्स में करवाता था, आप में से लोगों को याद होगा जो अभी जुड़े होंगे मेरे साथ, करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स में क्या करवाता था मैं, ये न्यूज क्यों की गई, इस न्यूज को पिक करने के पीछे कोई मकसद था। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो आपको उसको ध्यान रखना है। इसलिए पीवाईक्यूज का रोल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर प्रीलिम्स की कर रहे हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा फेज था क्या, प्रीलिम्स वॉर का। यहाँ पे आपको स्टैटिक रिवीजन करना है, करंट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जो हमने मंथली मंथली मैगजीन्स पढ़ी हैं वो हम 2 से 3 बार आप रिवाइज कर रहे होंगे, इतने में कंपाइलेशन आ जाएंगे। पीटी 365 है, कलाम की स्निपेट है, कुछ भी है, XYZ। और यहाँ आपके पास ये लिबर्टी होगी क्योंकि आपने मंथली कर रखी है, तो आप विजन के अलावा कुछ और भी कर पाएंगे यहाँ टू गेट एन दैट एक्स्ट्रा एज, कि कुछ चीज विजन ने हो सकता है छोड़ दी हो, कुछ चीज कलाम से मिल जाएंगी, कुछ चीज वाजीराम से मिल जाएंगी, तो ये चीज यहाँ पे काम आएगी। और ऐसे करते करते आप अपने प्रीलिम्स के स्टेज पर जाएंगे। एक बार में ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे, मेंस की बात अगले सेशन में करेंगे। अभी बात थी कि इस मई से अगले मई तक क्या आपका रोड मैप रहना चाहिए। ठीक है, नोट किया, समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। कुछ पूछना चाहते हो अब तो बताओ, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। यस अभिषेक, आई हैव अनम्यूटेड यू। अभिषेक प्लीज आस्क, क्या पूछना चाह रहे हो? ठीक है, अभिषेक के अलावा कोई और पूछना चाहता है कुछ? एनीथिंग, ट्रीट मी एज योर मेंटोर। So, sir, I had to give permissions to या my अभिषेक, mic. सर, टेस्ट सीरीज कब से देना पड़ेगा सर फिर? और टेस्ट उसके सीरीज जब ऊपर एक कुछ बार व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड, आप व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 1 सब्जेक्ट, स्टार्ट विद इट। Every test series has a static portion. Like if you solve the test 1 of vision test series, they have a static portion in that. And some current affairs of the first month, that is January 2025. You can solve after completion of 1 subject so that it doesn't pile up and you are tracking your improvement, your progress through the test series. You can start whenever you complete 1 subject. That's the best time to start. And finally, when you reach this prelims war zone, you would be able to revise those tests again. So after 1 subject, go for a subjective test, which is based on static portion, जिसमें से 90 क्वेश्चन जो हैं 100 में से static वाले होंगे. And see the gaps in your revision. When you have completed a syllabus from some institute, because every institute, every teacher has a limitation. They have to cover the syllabus in a dedicated point of time. They cannot give you everything in the class or in the notes. There would be always some things when you would be adding those things from the revision of the test that you give. Fine, fine Abhishek. तो टेस्ट सीरीज आप
जब भी आपका एक सब्जेक्ट खत्म होता है तब आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। और विजनर्स के अलावा कोई और सजेशन है क्या सर फॉर टेस्ट सीरीज? फोरम, फोरम एसएफजी टेस्ट, लेवल 1 लेवल 2, दीज आर गुड। कोई भी एक पकड़ लो, एनी वन। इफ यू वांट टू गिव ओनली आईएएस उसका भी अच्छा है, बट ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। एक टेस्ट सीरीज पकड़ लो, जब एक हो जाए, व्हेन यू आर डन विद वन, मूव टू द नेक्स्ट, बिकॉज यू हैव द लिबर्टी नाउ, यू हैव कंप्लीटेड द वन। फाइन। Yes, my dear friends. Anyone else? Priya, you were asking something? I'm unmuting you. If you want to ask, please go ahead. Else, कुछ पूछना है, कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी चीज किसी भी चीज तरीके से, आई होप जो मैंने बताया है वो क्लियर होगा आपको। समझ में तो आया होगा ना? इसके साथ तो एग्री करते हो कि जो यस सर। समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया? ठीक है, दैट इज द थिंग, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो, कभी भी पूछना हो, आई एम ओपन। आपको मेरी पर्सनल आईडी पता है, यू हैव द एक्सेस टू द डिस्कशन फोरम। आप डिस्कशन चैट में कुछ भी पूछ सकते हो, बता सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, not just related to current affairs or history or essay, any subject, anytime, I would be there. फाइन, ठीक है। आई सपोज अगर डाउट नहीं है तो एंड करते हैं इसको। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं एक रोड मैप जो मैंने लिखा है इसको भी मैं शेयर कर दूंगा इस रिकॉर्डिंग के बाद। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाएगी, तो जिसने मिस कर दी है वो पूरा सुन सकता है और डाउट जो है वो पूछ सकता है। और अब हम क्या प्लान कर रहा हूं मैं कि कुछ ना कुछ ऐसे ही जैसे डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ टॉपिक का डिस्कस किया जाए, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो उसमें मुझे आप सबका कंट्रीब्यूशन चाहिएगा। आप लोग मिलकर बताओ मुझे, बताना मेरे को इस रिकॉर्डिंग के नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हो, इस प्लेटफॉर्म से आप क्या डिस्कस करना चाहते हो। अगर आप हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो तो वी कैन डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री स्टैटिक पोर्शन से। अगर आप पॉलिटी फिनिश कर रहे हो तो वी कैन डिस्कस सम पॉलिटी क्वेश्चंस। वी कैन डिस्कस अपॉन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। आई कैन शेयर माई नोट्स, जो मेरे शॉर्ट नोट्स है उनका एक सैंपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, दैट आपको शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करने होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हर 2-3 दिन में हम ऐसे आधे घंटे के लिए कुछ डिस्कस कर पाएं और इस प्लेटफॉर्म को फ्रूटफुल बना पाएं। करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो, लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स सो दैट वी कैन डेवलप आवर ओपिनियंस, वी कैन बिकम मोर इंटेलेक्ट। जो हमें यूपीएससी तो यार एक स्टेपिंग स्टोन है, आपको जीवन में इससे और आगे जाना है। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। एक ऐसे का टॉपिक है, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमेन। समझ रहे हो कि बायोलॉजिकल तो आप ह्यूमन बन गए, लेकिन आपको जो कंपैशनेट इंडिविजुअल बनना है उसमें बहुत लंबा सफर होता है। तो ये सफर जो है उसी के बारे में। यूपीएससी की तैयारी ऐसी है कि जो भी करता है इट मेक्स यू हम्बल। मैक्सिमम लोग आप जितने भी देखेंगे, आप अपने टीचर्स को देखेंगे, अपने आप मेंटोर्स को देखेंगे, आप ये पाएंगे दैट दिस जर्नी ट्रांसफॉर्म्स एवरीवन। जितने भी लोग एरोगेंट होते हैं, दिस ये जर्नी ऐसी है, सबको अपने आप शेप में ढाल देती है। ठीक है, तो चलिए इसको सेशन को एंड करते हैं आज यहीं पे। रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। कोई डाउट है अभी भी समय है, पूछ लीजिए, वरना एंड करते हैं। ठीक है, सबको मौका मिला, किसी का ये तो नहीं है कि डाउट रह गया सर मेरा, मेरे को पूछने नहीं दिया, जल्दी एंड कर दिया, ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।